फिर आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत है मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस में। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे वैदिक काल। वैदिक काल में पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल की राजनैतिक अवस्था या राजनैतिक संगठन। तो आइए पढ़ते हैं राजनैतिक संगठन। राजनैतिक संगठन, पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शन। तो हम देखते हैं कि वैसे तो राजा का पद पूर्व वैदिक काल में ही निर्धारित हो गया था और उत्तर वैदिक काल में जो राजा होता था वो पूर्व वैदिक काल के राजा की अपेक्षा जो उसका क्षेत्र होता था वो ज़्यादा बड़ा होता था। यानी राजा का क्षेत्र उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा हो गया था। और सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में राजा ब्राह्मण में राजा के पद का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के पद का उल्लेख किया गया है। यह राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। समझ आ गई होगी बात। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। राजा जो होता था या यूं कहें कि जो राजा का पद होता था यानी जो कह सकते हैं कि राजतंत्र की परिकल्पना ही प्रशासन का आधार थी या राजतंत्र ही प्रशासन का आधार था। कहीं कहीं गणतंत्र का उल्लेख भी मिलता है, कहीं कहीं पर गणतंत्र का भी उल्लेख मिलता है। वैसे प्रशासन का जो सिद्धांत प्रशासन का आधार था, प्रशासन का जो आधार था वो राजतंत्र ही था। समझा रहे हैं? तो इस काल में जो है उसे बड़ी बड़ी उपाधियां मिलने लगी। यानी राजा को उत्तर वैदिक काल में बड़ी बड़ी उपाधियां मिलने लगी। जैसे एक राट, समझ रहे? एक राट, सम्राट, राजाधिराज, ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियां मिलने लगी। महाराजाधिराज और अधिराज, ये जो है बड़ी बड़ी उपाधियां मिलने लगी। अधिराज, राजाधिराज, सम्राट, एकराट, महाविराट है, इस तरह की उपाधियां राजा को मिलने लगी उत्तर वैदिक काल में। सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द का उल्लेख, राष्ट्र माने तो वैसे वर्तमान में देश होता है, कंट्री, लेकिन उस समय राष्ट्र शब्द जो है राज्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था, स्टेट के लिए। किसके लिए? स्टेट के लिए राष्ट्र शब्द उस समय राज्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था। और इस शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम जो है उत्तर वैदिक काल में ही हुई। कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। यानी राज्य के लिए राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में ही हुई। और यानी वैदिक काल में हम देखते हैं कि जो राजा का चयन किया जाता था विश यानी जनता के द्वारा किया जाता था। ठीक, कालांतर में
राजा का चयन जो है उसके पदाधिकारियों के द्वारा किया जाने लगा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाने लगा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जो है राजा का चयन किया जाने लगा कालांतर में। जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति का चयन जो है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, जनप्रतिनिधि करते हैं, है ना। तो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा राजा का चयन किया जाने लगा उत्तर वैदिक काल में काफी आगे चल करके, और अंततः राजा का पद क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। खास बात है, आप देख लीजिए, पहले यानी उत्तर वैदिक काल में राजा का चयन विष के द्वारा किया जाता था, कालांतर में राजा का चयन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाने लगा, और बाद में राजा का पद जो है ये वंशानुगत हो गया। वंशानुगत का मतलब है राजा का बेटा ही राजा होता था, और कमोबेश जो बड़ा बेटा होता था राजा का उसे ही युवराज घोषित कर दिया जाता था राजा के समय में ही, बाद में जो है उसे राजा का पद दे दिया जाता था। तो बहुत आगे चल करके राजा का ये पद जो है वंशानुगत हो गया। राजा के राज्याभिषेक के समय जब राजा का तिलक किया जाता था, उसे सिंहासन पर बैठाया जाता था, तो राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। राजसूय यज्ञ किया जाता था जिसमें राज्य के जो पदाधिकारी होते थे या रत्निन जिन्हें कहा गया है रत्निन, तो राजा के जो पदाधिकारी होते थे जिन्हें रत्निन कहा गया है, इनको हवि प्रदान की जाती थी। समझ आया? हवि प्रदान की जाती थी अनुष्ठान के समय में। इसका मतलब यह है कि हवि का तात्पर्य क्या है कि राज्याभिषेक के समय राजा प्रत्येक पदाधिकारी के घर जाकर के उसका समर्थन प्राप्त करता था। ठीक, जितने भी रत्निन होते थे उन सारे रत्निन के घर में जाकर के राजा समर्थन प्राप्त करता था, और ये समर्थन ही जो है हवि कहलाता था। समझ में आ गई होगी बात? हवि से तात्पर्य यज्ञ में दी जाने वाली आहुति से नहीं है। हवि से तात्पर्य यहाँ क्या है कि राजा जब राज्याभिषेक करवाता था, उसका राज्याभिषेक किया जाता था, और इस अवसर पर जब राजसूय यज्ञ किया जाता था तो राजा अपने सारे रत्निनों के घर में जा करके हवि प्रदान करता था, यानी जो रत्निन होते थे वो अपना समर्थन राजा को देते थे। इसके बाद आगे जो बात आती है वो ये है कि शतपथ ब्राह्मण में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्निनों का उल्लेख है। इनकी संख्या जो है 12 बताई गई है। ठीक, 12 ये रत्निन होते थे, जैसे सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ब्राह्मणी, छत्ता, संग्रहीता, भागदूत, अक्षवाय, पालागल और गोविकर्ता। ठीक, तो इस प्रकार जो है राजा के जो है रत्निन होते थे, और राजा का जब राज्याभिषेक किया जाता था तो 17 प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय 17 प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता था। समझ रहे हैं? मैंने आपको ये रत्निन बता दिए कि सेनानी जो सेना की देखरेख करता था, सेनानी,
ये रत्निन है, ठीक, पुरोहित जो राजा को धार्मिक सलाह देता था और साथ ही साथ जो राजा के हित में, राजा के कल्याण के लिए जो यज्ञ अधिकारी होते थे उनको संपन्न करवाता था पुरोहित। इसके बाद छत्ता, छत्ता जो है प्रतिहारी होता था, जो प्रतिहारी का मतलब दरबान, गेट कीपर, छत्ता। और जो अगला रत्निन होता था वो संग्रहीता, संग्रहीता जो है कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को जो है, जो कोष का मालिक होता था तो वो संग्रहीता कहलाता था। जैसे देवताओं के संग्रहीता यानी कोषाध्यक्ष कौन है? कुबेर जी। तो ये संग्रहीता कोषाध्यक्ष होता था। और अगला जो रत्निन होता था वो युवराज, युवराज जानते हैं यार, राजा का ज्येष्ठ पुत्र जो आगे चल करके राजा होता था, महिषी, ये भी रत्निन है। सूत, सूत राजा का रथ चालक होता था, यानी राजा के रथ को चलाने वाला होता था। और जो इनमें अगले रत्निन है वो है ग्रामणी, ग्रामणी रत्निन होता था। ये नगर पति या नगर की देखरेख करने वाला होता था। भाग दूध, ये कर संग्रह करता होता था, टैक्स, भाग दूध ये टैक्स कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्टर होता था भाग दूध, जितना भी कर होता था उसको इकट्ठा करता था। और साथ ही साथ अक्षवाय, अक्षवाय ये राजा को, जब राजा चौपड़ खेलता था तो जो पांसे होते थे, पांसे चलने में सहायता करती थी, ये महिला होती थी अक्षवाय, पांसे के खेल में सहयोग करने वाली होती थी ये। कर्ता जंगल विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। और पालागल राजा का मित्र एवं विदूषक होता था। पालागल राजा का मित्र होता था और राजा को खुश करने का प्रयास करता था। तो ये है रत्निन उत्तर वैदिक काल के राजा के। संग्रहीता को राजकोष के का नियंता कहा जाता था। मैंने ये बताया कि जो संग्रहीता होता था वो राजकोष का नियंता होता था, कंट्रोलर यही होता था। तत्पश्चात हम आगे देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित शब्द बालीकृत से संकेत मिलता है कि इस काल में कर का बोझ वैश्य वर्ग के लोग ही वहन करते थे। शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण, भाई हमने बताया था आपको कि लिखित इतिहास का अभाव मिलता है, तो राजाओं के बारे में इन्हें जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो शतपथ ब्राह्मण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक जो टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, उसका नाम है बालीकृत, बालीकृत। तो इससे ये बात उजागर होती है कि जो टैक्स का बोझ था वो सबसे ज़्यादा वणिक वर्ग पर था, यानी जो व्यापारी वर्ग था उस पर था। इसके अतिरिक्त संभवतः आय का 16वां भाग ही लिया जाता था बालीकृत के रूप में। कर की अदायगी अन्न एवं पशु दोनों के रूप में दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में जो टैक्स वसूला जाता था वो अन्न के रूप में भी वसूला जाता था और पशुओं के रूप में भी वसूला जाता था। तो ये परंपरा थी उस समय टैक्स को वसूलने की। आज आप देख रहे हैं कि अलग अलग जिन्सों में अलग अलग तरह के तमाम सारे टैक्स आ गए हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि अक्षवाय जो होता था आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। अक्षवाय क्या था? ये आय और व्यय दोनों का विवरण रखने वाला अधिकारी होता था। जैसे आजकल क्या होता है वर्तमान में इंडस्ट्रीज में
कि इसके लिए अकाउंटेंट रखे जाते हैं। तो अक्ष वाय उस समय जो है आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। इसके अतिरिक्त उत्तर वैदिक काल में सभा और जो सभा और समिति, जो दो समितियां थी, सभा एवं समिति, ये पूर्व वैदिक काल की हैं। तो इनके स्ट्रक्चर में काफी कुछ परिवर्तन आ गया। उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति में काफी कुछ परिवर्तन आ गया और इस समय विदथ का उल्लेख नहीं मिलता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है, 2 पुत्रियां। प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। समझ में आया? किसमें बताया गया है? इस बात का उल्लेख है अथर्ववेद में। ये कमेटियां थी 2 जो प्रगति के कार्यों को देखते थी। साथ ही साथ सभा एक ग्राम संस्था थी। वो ग्राम के सभी स्थानीय विवादों का निर्णय करती थी। यानी जो सभा थी, ये गांव की सभा थी और जितने जो गांव के निवासी होते थे उनके विवादों का निर्णय करती थी। और जो समिति होती थी वो इससे बड़ी संस्था होती थी। ये यूँ कह सकते हैं कि सरकारी संस्था होती थी। शतपथ ब्राह्मण में राजा भी जो है सभा में उपस्थित रहा करता था। शतपथ ब्राह्मण बताता है कि राजा भी सभा में जो है निर्णय के समय में उपस्थित रहता था। इस बात को किसमें बताया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। और अथर्ववेद में एक स्थान पर सभा को नरिष्ठा कहा गया है। नरिष्ठा, नरिष्ठा सभा को अथर्ववेद में एक स्थान पर नरिष्ठा कहा गया है और जिसका आशय है सामूहिक वाद विवाद। नरिष्ठा का अर्थ क्या है? सामूहिक वाद विवाद, सामूहिक वाद विवाद, ये नरिष्ठा का अर्थ है। इसके बाद समिति जो थी वो केंद्रीय संस्था थी, जैसे कि मैंने अभी बताया। अथर्ववेद में राजा के लिए समिति का सहयोग आवश्यक बताया गया है। ये केंद्रीय संस्था थी, राजा के पास होती थी। संभवतः समिति का अध्यक्ष राजा ही होता था, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। लिखित उल्लेख तो नहीं है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जाता है कि समिति का अध्यक्ष जो है राजा ही होता था और समिति पर राजा का अंकुश भी होता था। यानी सारा नियंत्रण जो है समिति पर राजा का ही होता था। तो इस तरह से हमने उत्तर वैदिक काल की राजनैतिक अवस्था को पढ़ा, राजनैतिक संगठन को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी तरह के उठने वाले प्रश्न के लिए प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। और पुनः नए छात्रों से अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। आपके सहयोग का मैं आकांक्षी हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।